नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय भवन के बारे में। तो पुस्तकालय भवन का एक पार्ट तो अपन ने पहले पढ़ लिया कि साहब भवन को बनाना कैसा है, कितनी क्या प्लानिंग करनी है, कैसे क्या रूम होंगे, कितने रूम होंगे, सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में देख ली। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो भवन के अंदर का हम फर्नीचर भी देखेंगे कि अब हमको क्या क्या लगाना पड़ेगा एक लाइब्रेरी के अंदर, और इसमें हवा कैसे आएगी, वायु कैसे आएगी, क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। तो ये हम देख लेते हैं फटाफट। और दोस्तों तो फिर जैसे कि हमने पुस्तकालय भवन बनाया, तो पुस्तकालय भवन बनाने के बाद में हमने देखा कि हम ऐसी खिड़कियां लगाएंगे कि सूर्य की किरणें सीधी किताबों पर नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ का हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं ताकि कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो या कोई चीज़ हो या उसमें ड्राइनेस वगैरह कुछ भी हो तो किताबों को नुकसान होता है इससे। तो हम सीधे ऐसा रखेंगे कि सूर्य की किरणें सीधी पुस्तकों पर ना पड़े। बिजली फिटिंग इस तरह से लगाएंगे कि जो भी किताबें पढ़ रहा है उसके चेहरे पे एकदम से लाइट ना पड़े। फिर इसके बाद में किताबों का जो भी दीवारें होगी तो दीवारों का रंग हल्के रंग का रखेंगे ताकि उससे खूब से खूब प्रकाश परिवर्तित हो सके और जरा से प्रकाश में भी पूरे रूम में पर्याप्त उजाला हो सके। फिर इसमें हम जो भी खिड़कियां यूज़ करेंगे तो खिड़कियां हम बड़ी वाली यूज़ करेंगे और पर्याप्त वेंटिलेशन यूज़ करेंगे, और खिड़कियों में हम बारीक जाली लगाएंगे ताकि उससे चोरी भी ना हो सके, हवा भी आती रहे और सुरक्षा भी रहे। और शीशे के किवाड़ लगाने से सर्दियों के दिनों में प्रकाश आसानी से आता रहे, इसलिए हम इस तरह से इसका निर्माण करेंगे। तो दोस्तों पुस्तकालय भवन की वायु की व्यवस्था भी हो गई, प्रकाश की व्यवस्था भी हो गई। अब हम बात करेंगे उपस्कर और उपकरण। तो रंगनाथन जी के हिसाब से पुस्तकालय के जो भी उपस्कर एवं उपकरण, पुस्तकालय अधिकारी और जो भी जितने भी उससे जुड़े लोग हैं उनको सबको है ना अभिरुचि मतलब एक हिसाब से उत्साहित करता है कि लाइब्रेरी की तरफ वो खींचने का, कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है उपस्कर और उपकरण। अब सोच रहे होंगे आपके उपस्कर क्या होता है। उपस्कर मतलब फर्नीचर और उपकरण मतलब इक्विपमेंट। तो दोस्तों देखो हिंदी भी बहुत टफ है, इसको थोड़ा सा समझ लेना। कभी ऐसी ऐसी मतलब ऐसे टर्म्स में इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि कभी एकदम से किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आ गया या फिर नेट की बड़ी बड़ी एग्ज़ामें होती है, उसमें क्या सीधा सीधा शुद्ध हिंदी यूज़ कर देते हैं और स्टूडेंट घबरा जाता है कि अरे भगवान ये क्या चीज़ दे दी। इसलिए शुद्ध हिंदी भी पढ़ो दोस्तों, काम आएगी। तो इसके जो भी फर्नीचर होते हैं, अब इनकी क्या उपयोगिता होती है, जितने भी फर्नीचर और इक्विपमेंट जो भी हम यूज़ करेंगे इनकी क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, वो देख लेते हैं। तो सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए ठीक है साहब, सामग्री हम इधर उधर पटकेंगे, इससे बढ़िया ये है कि फर्नीचर होगा तो उस पर रख देंगे। फिर इसके बाद में अधिक उपयोगी बनाने के लिए ये भी सही है कि लोग वहाँ पे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उनको बार बार झुकना नहीं पड़ेगा, टेढ़ा नहीं होना पड़ेगा। जो भी कर्मचारी है उनको पूरा पूरा आराम के साथ में काम कर सकेंगे। समय की बचत, चीज़ों को ढूंढने में आसानी होगी, व्यवस्थित तरह से रखी जा सकेगी। फिर इसके बाद में देखें तो प्रशासन की सरलता व कुशलता, जो भी वहाँ पे लैब में काम करते हैं, जो भी लाइब्रेरी में काम करते हैं, वह आसानी से अपने सारे काम कर सकेंगे और फुर्ती से कर सकेंगे, तो समय की बचत वगैरह सभी चीज़ होगी। इसके बाद में वातावरण को अध्ययन के अनुकूल बनाने के लिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब फर्नीचर से है कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे, आरामदायक कुर्सी होगी या आरामदायक टेबल होगी तो आप वहाँ पे ज़्यादा देर बैठ के अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे। इसमें अगर हम देखें तो जब भी हम कोई सी भी चीज़ खरीदेंगे, कोई सा भी उपकरण खरीदेंगे, तो हम किस चीज़ को ध्यान में रख के खरीदेंगे, ये उस बारे में है। जैसे कि हमारा पुस्तकालय के प्रकार, तो पुस्तकालय हमारा कौन से प्रकार का है, शैक्षणिक है, विशेष है या कॉलेज लेवल का है, तो उस हिसाब से हमको इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। फिर दूसरा है बाज़ार में उपलब्धता, जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो हम ऐसे इक्विपमेंट खरीदेंगे ताकि वो ख़राब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम उसको रिप्लेस कर सकें। पुस्तकालय सेवा की प्रगति, कि पुस्तकालय रिसर्च से जुड़ा तो नहीं है, पुस्तकालय ब्लाइंड लोगों का तो नहीं है, पुस्तकालय
मतलब किसी खास उद्देश्य के लिए तो नहीं बनाया। उस हिसाब से पुस्तकालय सेवा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम इक्विपमेंट खरीदेंगे। पाठकों का स्तर कि जैसे कि जितने भी हमारे पास में पाठक आते हैं वो बच्चे तो नहीं हैं, बड़े तो मतलब कॉलेज लेवल के हैं या रिसर्चर हैं या टीचर्स हैं या विशेष संगठन के लोग हैं। तो ये हो गया पाठकों का स्तर, इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे। सामग्री की प्रकृति के अनुकूल, मतलब सामग्री जो है वो हमारे पास में ऐसी होना चाहिए इको फ्रेंडली टाइप की, कि हम उसमें कोई सी भी बुक्स रखें तो वो ज़्यादा छोटी ना हो, बड़ा ना हो डेस्क, और ऐसा नहीं कि हमें रखने से दिक्कत आ रही है या बार बार वो बुक से नीचे गिरती जा रही है ऐसा। अब इसमें आता है कर्म की कुशलता। तो कर्म की कुशलता से सीधा सीधा मतलब ये है कि हम बहुत ही इफ़िशिएंसी के साथ में और बहुत ही आसानी से वो कार्य को कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई सी बुक रखी है, अब वो हमको ढूंढने से मिल ही नहीं रही है, बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। इसलिए होते हैं यहाँ पे फर्नीचर, ताकि उनको व्यवस्थित तौर पे रखा जा सके और आसानी से ढूंढ के कम समय में उपलब्ध कराई जा सके। फिर आता है इसमें वित्तीय स्थिति और कम पैसे में अधिक गुणवत्ता। तो इस चीज़ को हम खास तौर पे ध्यान में रखते हैं कि साहब इसकी जो भी वित्तीय स्थिति है, तो वो वित्तीय स्थिति कम से कम पैसों में अधिक से अधिक हम चीज़ें खरीद सकें। इसके लिए जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, टेंडर मंगवाता है। टेंडर को मंगवाने के बाद में उसे पास करते हैं, फिर वेंडर को देते हैं। वेंडर वहाँ पे सारे इक्विपमेंट वगैरह लगाता है, सारे जो भी उपकरण लगाने होते हैं वो सारे लगाता है, और इस तरह से एक अच्छी लाइब्रेरी को बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं साहब कि जितने भी उपस्कर हैं और जो भी उपकरण हैं, जो भी फर्नीचर और इक्विपमेंट है, इसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए जिनको देख के हम ये चीज़ें खरीदेंगे। तो सबसे पहला तो होता है टिकाऊपन, कि वो बढ़िया लंबा चलना चाहिए, एक बार खरीद लिया तो 10-20 साल तक फुर्सत बिल्कुल। फिर दूसरा कार्य के अनुसार, तो जैसे कि अगर हम किसी डेस्क को खरीदते हैं पढ़ने के लिए, तो वह इतनी ऊंची और इतनी चौड़ी और इतनी लंबी चौड़ी, मतलब इस हिसाब से होनी चाहिए कि हमको पढ़ने में सुविधा हो। ऐसी नहीं होना चाहिए कि हमने सोचा कि ज़्यादा लोग हैं उस हिसाब से खरीद लेते हैं, बाद में हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं कि यार इस पे तो बैठ के कमर दुखती। ऐसा सिस्टम नहीं है। मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब सीधा सीधा होता है कि हम जो भी इक्विपमेंट खरीदें उसका पूरा पूरा यूज़ कर सकें, तो वो होता है मितव्ययी। फिर होता है आकर्षक और आरामदेह, मतलब चीज़ें अच्छी होना चाहिए, फर्नीचर देखने में अच्छा होना चाहिए और बैठने के बाद में उस पर बाकायदा आराम मिलना चाहिए। इसके बाद में होता है मानकीकरण। तो मानकीकरण मतलब हम जो भी इक्विपमेंट खरीदेंगे, जो भी फर्नीचर लेंगे, वो एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। उसके जो भी मापदंड है वो पूरे पूरे उसमें फॉलो होना चाहिए। तो ये चीज़ों का हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं उपकरण खरीदने के लिए, और यही उसके गुण होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो भी बहुत सारे फर्नीचर हैं, तो ये उनके मानक दिए हुए हैं। ये सारे मानक भारतीय मानक संस्थान के अनुसार तय हैं, तो आप इनको देख लीजिए। ये सीधे सीधे एमसीक्यू में आ ही सकते हैं। एक बार भले ही आप कॉलेज एग्ज़ाम में इनका डिस्क्राइब नहीं कर पाओ, इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बड़ी एग्ज़ाम देते हैं तो ये उसमें सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि साहब एक लाइब्रेरी है तो उसकी कुर्सी कितनी, मतलब उसकी कुर्सी की ऊंचाई क्या होती है, जो भी उसमें प्रदर्शन रैंक होती है उसकी ऊंचाई क्या होती है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो पुस्तक रैक्स, डबल रैक्स, डबल रैक्स मतलब पुस्तक रैक्स ऐसी होती है जिसमें दोनों तरफ से हम किताबें रख सकते हैं, स्टील की होती है, और इसके भारतीय मानक के अनुसार इसकी लंबाई जो होती है 7.2 इंटू चौड़ाई जो होगी वो 6 इंच, और गहराई जो होगी 1.8 इंच होगी। तो ये मीटर में है, लेकिन इसको आप देख लेना, थोड़ा इसमें गलती हो गई है। लेकिन जो बुक्स की जो रैक्स है वो रैक्स टोटल मिला के 7.2 इतनी तो लंबी होगी, और जो चौड़ाई होगी वो कम से कम 6 इंच चौड़ी तो होगी ही होगी, और जो उसकी गहराई होगी वो 1.8 इंच होगी। सामूहिक प्रदर्शन रैंक मतलब इसको सीधा सीधा कहते हैं अपन कि जो भी प्रेजेंटेशन रैंक होती है जिसमें हम छोटी छोटी पत्रिकाओं की वो प्रेजेंटेशन होता है ना, जो भी मासिक पत्रिका होती है, जो भी दैनिक पत्रिका होती है, इनका प्रेजेंटेशन होता है। तो ये क्या होती है, ये एक सीढ़ी नुमा रैंक होती है। सीढ़ी नुमा रैंक होती है, ऐसी 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 ऐसी।
तो इसके अंदर क्या होता है कि हम 20 से 25 पत्रिकाएँ रख सकते हैं। अब इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5.5 फीट और जो गहराई होती है ये भी इसकी गहराई 1 फीट होती है और जो चौड़ाई होती है वो 5.5 फीट होती है। और इसकी जो लंबाई होती है, सॉरी थोड़ा सा इसमें गलती हो गई दोस्तों, कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो 5.5 फीट होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 4 फीट होती है और जो इसकी गहराई होती है वो 1.5 इंच होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, थोड़ी गलती हो रही थी मुझसे, माफ़ करना। अब इसमें सूची पत्रक कैबिनेट। तो सूची पत्रक क्या होता है? तो सूची पत्रक होता है एक हिसाब से जिसके अंदर हम जो भी कैटलॉग के जो कार्ड होते हैं ना, जो जो बुक्स के पीछे कार्ड रखे जाते हैं हमारे कैटलॉगिंग के, कि कौन सी बुक चली गई, कौन सी बुक आई है, कौन सी बुक कितने दिनों के लिए गई है। तो हम देखते हैं, मतलब जब भी हम लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी के साथ में जो कोई सी भी बुक इशू करवाते हैं तो एक कार्ड दिया जाता है, तो वो कैटलॉग कार्ड भी होता है। तो वो जो कार्ड होता है ना, उस कार्ड में सब लिखा रहता है कि आपने कब से कब तक के लिए बुक को इशू करवाया है। लेकिन इस चीज़ के एक रिकॉर्ड लाइब्रेरी में भी होता है, तो उसके लिए जो कैबिनेट चाहिए होता है वो ऐसा कैबिनेट चाहिए होता है कि हर, मतलब जो कार्ड होता है वो कार्ड होता है 5x3 इंच का। तो मतलब 5 इंच बड़ा होता है, 3 इंच छोटा होता है। ये एक रेशो है, इसको आप सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि कितने ड्रायर होते हैं। तो 4 से लेके 60 दराज, मतलब ड्रायर्स होते हैं। इसके अंदर हम देखें तो एक दराज के अंदर 1000 से लेके तो 1200 तक कार्ड हम रख सकते हैं। और जो विश्वविद्यालय में यूज़ किया जाता है इस प्रकार का कैबिनेट, उसमें 20 से 30 दराज होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 30 इंच होती है स्टैंड सहित, और जो टोटल ऊंचाई होती है वो 55 इंच होती है। मेज मतलब टेबल, कि हम देखते हैं ना वहाँ पे जो टेबल होती है वो सभी लाइब्रेरी में एक जैसी ही होती है। तो भारतीय मानक के अनुसार ये 6.6 इंटू 2.3 इंच होती है। ये 3 लोगों के हिसाब से है कि जो 3 लोग होंगे ना उनके लिए इतनी बड़ी टेबल चाहिए। ये कम से कम 6 फीट 6 इंच और 2 फीट 3 इंच इस हिसाब से होनी चाहिए। ये लंबाई और चौड़ाई है। इसके बाद में अगर एक व्यक्ति है तो उसके लिए 60 इंटू 100 सेंटीमीटर, 2 व्यक्ति है तो उनके लिए 60 इंटू 170 सेंटीमीटर, और 3 व्यक्ति हैं तो 60 इंटू 240 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो 0.75 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये फिट होगी, मतलब 0.75 फिट होगी। ठीक है। अब ये एक तरफ से जो स्टूडेंट बैठता है, मतलब जैसे सिंगल स्टूडेंट है तो वो एक तरफ से ही बैठेगा ना, तो ये उसके मानक है। अगर एक बेंच पे जो दोनों तरफ से लोग बैठते हैं उसके मानक अलग हैं। उनकी स्टडी हम बाद में करेंगे। इसमें अगर हम कुर्सी देखें तो कुर्सी कैसी होनी चाहिए साहब? तो कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आवाज़ निरोधक गुटके लगे हों, ताकि वो चाँद चूँ की आवाज़ ना करे। कुर्सी सरकाते टाइम जो आवाज़ आती है वो आवाज़ ना आए। इसकी ऊंचाई 18 इंच होनी चाहिए कुर्सी की। अब परिचालन पटल काउंटर को बोलते हैं टोटल मिला के काउंटर, जहाँ पे आप जाते हैं और बुक इशू वगैरह करवाते हैं तो जो लाइब्रेरियन लोग बैठते हैं वो काउंटर। इसमें क्या होता है? तो ये एक तो या तो आयताकार टाइप का होता है, या एल आकार का होता है, या यू आकार का होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 40 इंच होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 26 से 28 इंच तक होती है। परिचालन ट्रे का मतलब होता है चार्जिंग ट्रे का क्या काम होता है कि जैसे ही आप जाते हैं तो आपके पास में जो भी कार्ड वगैरह है, जो भी आपके जैसे कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें ले जाना मना होती है, तो एक ट्रे होती है, उस ट्रे में आपके नाम से वो चीज़ें रख दी जाती है, उसको बोलते हैं परिचालन ट्रे। तो इसकी जो ऊंचाई होती है 0.095 इंच, और चौड़ाई जो होती है वो 0.13 इंच, और जो गहराई होती है वो 0.35 मीटर के समथिंग होती है।
अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमको और इक्विपमेंट चाहिए साहब, और फर्नीचर चाहिए, हमको पूरी लाइब्रेरी बनाना है तो झकास करना पड़ेगा ना पूरा, कि हाँ सारी लाइब्रेरी में सारे फर्नीचर हो ताकि लोग भी बोल उठे और लाइब्रेरी भी बोल उठे, वो वाला सिस्टम। तो साहब समाचार पत्र का एक स्टैंड चाहिए। तो समाचार पत्र का स्टैंड कितना बड़ा होना चाहिए? तो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें 20 से 25 समाचार पत्र रख सके और हम शो कर सके कि हाँ साहब आपको जौन सा समाचार पत्र पढ़ना है आप आसानी से पढ़ सके। अब समाचार पत्र पढ़ने के लिए एक अलग स्टैंड होता है, वो ऐसा स्टैंड होता है, कैसा, ऐसा स्टैंड होता है। तो इसमें इस साइड से भी समाचार पत्र पढ़ सकते हैं और इस साइड से भी समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, तो वो स्टैंड की भी ज़रूरत होती है। फिर पुस्तक सहायक, तो पुस्तक जितनी भी है उसको रैक पे हम जमाते हैं तो पुस्तकें बिल्कुल सीधी खड़ी रहे या टेढ़ी पड़ी रहे, तो उसके लिए एक पुस्तक सहायक होता है छोटा सा, मतलब एक बोल सकते हैं जो बोर्ड साफ करने का डस्टर वगैरह जैसा नहीं आता, वैसा एक क्लिप आता है छोटा सा, जिसके सहारे से पुस्तकों को रख दिया जाता है, पुस्तकें गिरती नहीं है। पुस्तक वाहन मतलब टोटल मिला के बुक ट्रॉली, तो बुक ट्रॉली की जो ऊंचाई होती है वो 75 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। अब होता है मानचित्र आधार, मतलब टोटल मिला के मैप स्टैंड। जब भी हम किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इतना जो बहुत बड़े बड़े मैप लगे होते हैं उनके लिए जो भी स्टैंड यूज़ होते हैं, वो स्टैंड कैसे होते हैं, तो वो 3 से 5 मीटर के होते हैं और इनकी जो गहराई होती है वो 2 से 2.5 के समथिंग होती है। दोस्तों ये 2 गलती से लिख गया, इसको आप देख लेना। इसके बाद में हम देखें तो और भी बहुत सारे फर्नीचरों की ज़रूरत लगती है, जैसे कि विज्ञप्ति पटल। विज्ञप्ति पटल वो चीज़ होती है जहाँ पे हम जाते हैं तो जो भी विज्ञप्ति निकलती है, जैसे कि उनको बाइंड के लिए बाइंडर चाहिए, या वहाँ पे और लाइब्रेरियन चाहिए, या वहाँ पे कोई विज्ञप्ति निकली है रंगाई पुताई मेंटेनेंस के लिए, तो जो विज्ञप्ति होती है वो विज्ञप्ति पटल पे होती है। फिर होता है पुस्तिका पेटी। जितनी भी किताबें होती है जब इनको ख़राब होने से बचाया जाता है या इनका ट्रांसफ़र किया जाता है इनको, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पेटी होती है लोहे की, बढ़िया बक्सा, जैसे बिस्तर पेटी नहीं बोलते नॉर्मल भाषा में, क्या सबके घर में होती है बिस्तर पेटी टाइप की, वैसे एक पेटी होती है। तो ये भी हमको ख़रीदना पड़ेगी। फिर इसके बाद में विज्ञापन पत्र धारक। विज्ञापन पत्र धारक मतलब जहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट लगाएंगे, ऐसा स्टैंड कि हम जहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगा सकें और सभी लोग आसानी से एडवर्टीजमेंट देख सकें। एक हिसाब से पेम्पलेट भी हो सकते हैं या ये एक स्टैंड भी हो सकता है। फिर विश्वकोश या शब्दकोश का स्टैंड। अब विश्वकोश या शब्दकोश जो होता है हमारे पास में, जो सॉरी बोलना नहीं आ रहा, माफ़ करना, इनसाइक्लोपीडिया। तो इनसाइक्लोपीडिया के लिए भी एक हमारे पास में स्टैंड होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पे जाए और आसानी से वो चीज़ें पढ़ सके, समझ सके। फिर होता है पुस्तकालय नियम पट। तो पुस्तकालय के जितने भी रूल होते हैं, जितने भी वहाँ पे नियम बने होते हैं, उसका जो जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं पुस्तकालय नियम पट। इसके लिए भी हमको खरीदना पड़ेगा एक फर्नीचर। फिर इसके बाद में सूचना पट्ट होता है, तो एक हिसाब से ब्लैक बोर्ड होता है। तो ब्लैक बोर्ड में क्या होता है कि वहाँ पे जितनी भी हमें सूचनाएं देनी रहती है, इन्फॉर्मेशन, वो वहाँ पे लिख सकते हैं और चिपका सकते हैं। फिर होता है प्रेजेंटेशन स्टैंड। तो प्रेजेंटेशन स्टैंड में क्या होता है कि हम वहाँ का पूरा कैटलॉग बना के, पूरा मैप वगैरह बनू के हम सब कुछ उसमें रख सकते हैं ताकि हमको समझ में आए कि कौन सी बुक कहाँ पे है, कौन से डिपार्टमेंट कहाँ पे। ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन स्टैंड के अंतर्गत आती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो पुस्तकालय के उपकरण देख लेते हैं कि अब साहब अभी तक तो हम फर्नीचर ही खरीद रहे थे, अब हमको इक्विपमेंट भी तो चाहिए, फर्नीचर ऐसे थोड़ी नहीं काम करेगा। तो अब हम इक्विपमेंट देख लेते हैं। तो इक्विपमेंट में हमको चाहिए साहब कंप्यूटर, वेरी मोस्ट। बिना कंप्यूटर के लाइब्रेरी में थोड़ा असुविधा होती है, रिकॉर्ड लिखना करना, डाटा एंट्री वगैरह सबके लिए हमको चाहिए कंप्यूटर। इसके बाद में आती है जेरोक्स मशीन। जेरोक्स मशीन मतलब फ़ोटोकॉपी। पढ़ते पढ़ते अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करेगा, फ़ोटोकॉपी। तो फ़ोटोकॉपी की मशीन होना चाहिए। फिर माइक्रोफोन माइक्रोफोन मतलब माइक्रो जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं ना, जैसे माइक्रोफिन, माइक्रोफिच और माइक्रोफिल्म रीडर, ये सारी चीज़ें होना चाहिए जिससे हम पढ़ सकें। अभिलेख रखने के लिए कॉर्डेक्स, करंट
तो जो ये कॉर्डेक्स है ना, अभिलेख रखने के लिए इस चीज़ को आप याद रखना, ये थोड़ा रटने वाला सिस्टम है। ये मुझे भी पता नहीं है, अभी इसके बारे में मैं बाद में क्लियर कर दूँगा। तो ये जो कॉर्डेक्स होता है ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे भी करंट मैगज़ीन वगैरह पत्रिका रखी रहती है, ये वहाँ पे यूज़ होता है करंट अफेयर के लिए। अब इसके बाद में और भी महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, ये एमसीक्यू में आया हुआ है दोस्तों, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। तो जो और भी महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जैसे कि जल्दबाजी, तो जल्दबाजी करने के लिए हमको जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो वैक्यूम क्लीनर, बहुत सारी धूल इकट्ठी हो जाती है उसको आसानी से साफ़ कर सकें, टेलीफोन, दूरभाष, ताकि हम वहाँ पे बैठ के किसी से भी कम्युनिकेशन करके सूचनाएं मंगा सकें। टेलेक्स, टेलेक्स एक सीधा सीधा फैक्स का ही नाम है, तो फैक्स भी होना चाहिए जिससे डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान हो सके। कूलर होना चाहिए जिससे लाइब्रेरी का जो वातावरण है वो ठीक से मेंटेन हो सके। एयर कंडीशनर होना चाहिए वातावरण के लिए। अब अपरंपरागत फाइलिंग करण टूल, मतलब टोटल मिला के जो भी हमारे फाइल से संबंधित टूल होते हैं, जैसे कि फाइल का स्टैंड होता है, फाइल की दराज होती है, फाइल के लिए पेटियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगी। अब इसके बाद में आता है मानक एवं विशिष्टीकरण, कि हम क्या क्या मानक फॉलो करते हैं और क्या क्या विशिष्टीकरण होते हैं। इस चीज़ को हम देखेंगे कि हमारे भारत में जो भी मानकीकरण के लिए जो भी संस्थान है वो होता है भारतीय मानकीकरण संस्थान, और जो दूसरे देश में होता है वो उनके राष्ट्रीय स्तर की मानक संस्थान होते हैं जो इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी करते हैं। अब इसके रिगार्डिंग ये बहुत सारे जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है दोस्तों देख लेना, ये सीधे सीधे कॉलेज की एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और ये आपके काम भी आएंगे। और देख लेना, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही तकनीकी टॉपिक है, आसानी से समझ में नहीं आता है, थोड़ा रटने वाला टॉपिक है, लेकिन ये चीज़ है कि इससे सीधे सीधे एमसीक्यू आपके नेट की एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी उठा के कुछ भी दे देते हैं कि इसकी ऊंचाई बता दो, इसकी चौड़ाई बता दो, इसका आकार बता दो। तो ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज करने वाली होती है, और अगर ऐसे 2 या 3 सवाल भी आते हैं और अगर आप इससे संबंधित पढ़ लेते हैं तो तब तो ये लड्डू लगेगा, और नहीं पढ़ते हैं तो आपको लगा पता नहीं कहाँ से पूछा और क्या चीज़ पूछना चाह रहा, तो फिर ऐसे में बहुत समस्या होती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, कमेंट करें, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिससे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर के आउटलेट्स, पीडीएफ और नोवेल और एमसीक्यू आसानी से मिल सके। धन्यवाद।